हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल सॉल्यूशन। हमने स्टार्ट किया हुआ है आपके एंटी डायबिटिक ड्रग का, जो खास करके ओरल रूट से दिए जाने वाले ड्रग हैं, ताकि वो आपके ब्लड में प्रेजेंट शुगर के लेवल को कंट्रोल कर सके। उसकी क्लासिफिकेशन देखना स्टार्ट किया था। पिछले वीडियो में हमने बात किया आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट सल्फोनाइल यूरियस का डायग्राम के साथ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब हम दूसरी कैटेगरी पे आने वाले हैं। जो आज का कैटेगरी है वह है बाइगुआनाइड्स, और हम देखने वाले हैं इनके इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को। इस बाइगुआनाइड में दो ऐसे ड्रग हैं जो बेसिकली फर्स्ट इंक्लूड किए गए थे। ये ड्रग थे आपके फेनफॉर्मामिन और मेटफॉर्मामिन। लेकिन आज का जो ये वीडियो है वो पूरी तरह से फोकस होगा हमारे मेटफॉर्मिन के बारे में। अगर आपके घर में कोई डायबिटिक के पेशेंट हैं या अगर आप मेडिकल स्टोर से बिलोंग करते हैं तो आप ये जानते होंगे कि मेटफॉर्मिन एक ऐसा ड्रग है जो मोस्टली प्रिस्क्राइब किया जाता है एकदम मोस्ट ऑफ द केस इन इंडिया। इसके पीछे का कुछ इंपॉर्टेंट रीजन है कि क्यों इनकी एक्टिविटी को अच्छी मानी गई है एज कंपेयर टू अदर वन। आई कैन से दैट इट इज द बेस्ट, बट ये ज्यादा प्रिस्क्राइब किए जाने वाले ड्रग हैं। तो चलिए पहले दो तीन उनके जो इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है आपके मेटफॉर्मिन के, आपके बाइगुआनाइड्स के, इनको देख लेते हैं, फिर आगे जाके शुरू करेंगे इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को। सबसे पहले दीज वेयर यानी कि बाइगुआनाइड्स वेयर इंट्रोड्यूस इन 1950। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं बाकी के कॉम्पिटिशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल थे, जैसा मैंने डिस्कस किया फेनफॉर्मिन और मेटफॉर्मिन। क्योंकि ये दो ड्रग थे, लेकिन इन दो ड्रग में से 2003 में इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो आपका जो फेनफॉर्मिन है इनको बैन कर दिया गया था। क्यों बैन किया गया था? क्योंकि ये आपके लिए कॉज करते थे लैक्टिक एसिडोसिस। जो लैक्टेट थे इनके डिपोजिशन की वजह से जो आपके ब्लड के पीएच को ये कम करते थे, तो पीएच के कम होने की वजह से एसिडिटी बढ़ने लगती थी, और ऐसे सिचुएशन को हम कह सकते थे लैक्टिक एसिडोसिस। ड्यू टू दिस अनवांटेड रीजन इट हैज बीन बैंड इन इंडिया फ्रॉम 2003। तो अब हमारे पास जो बाइगुआनाइड का एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल बचा वो आपका इकलौता मेटफॉर्मिन है। दैट इज व्हाई इन दिस कैटेगरी ये ड्रग ज्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है, क्योंकि इनके अलावा और ज्यादा सुटेबल ऑप्शन अभी हमारे पास नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। अनलाइक द सल्फोनाइल यूरियस, इसके पहले वीडियो में हमने जब बात किया था सल्फोनाइल यूरियस की, तो आपने उनके कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देखा था। उनका जो पंच लाइन था सल्फोनाइल यूरियस का, वो जिस कैटेगरी को बिलोंग करते थे उस कैटेगरी का हेडिंग था आपके ऐसे ड्रग जो कि इंसुलिन के सिक्रेशन को इनहेंस करते थे, या इन्हीं को हम बोल सकते हैं इंसुलिन इनहेंसर। तो वो इंसुलिन के रिलीज को इनहेंस करके अपना एक्शन या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देते थे। बट हमारे जो बाइगुआनाइड हैं वो उनकी तरह आपके इंसुलिन के सिक्रेशन को इंक्रीज नहीं करते। सो इनका एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल हो सकता है एक जानकारी के लिए, क्योंकि वो इंसुलिन के रिलीज को इंक्रीज करके आपके डायबिटीज मेलाइटस खास करके टाइप 2 को स्पेसिफिकली कम करते थे हमारे सल्फोनाइल यूरियस। तो उसमें एक प्रॉब्लम ये जुड़ी हुई थी कि अगर हम ज्यादा मात्रा में सल्फोनाइल यूरियस की कैटेगरी को ड्रग को देते हैं तो वो आपके में हाइपोग्लाइसेमिया का भी कंडीशंस कॉज कर सकता था। तो ये जो हमारा कंडीशंस था आपके ब्लड प्रेशर का, तो एक अलग रीजन हो जाएगा, आगे जाके देखेंगे हम इसका कोरिलेशन। आपके ब्लड में प्रेजेंट ग्लूकोज का लेवल वो कम करने के लिए लिया गया था, लेकिन कभी कभी वो कुछ ज्यादा ही कम कर देते हैं। जब हमने फार्माकोलॉजी के 3 लाइन के प्रिंसिपल को देखा तो आपको याद होगा कि किसी भी ड्रग का मेन काम करने का तरीका ये होता है कि जो भी ड्रग आपके ऑप्टिमम लेवल से ऊपर चला गया हो उसको तब तक कम करके नीचे लाना जब तक कि वो वापस से ऑप्टिमम लेवल पे आ जाता है, ना कि बहुत नीचे। क्योंकि अगर वो बहुत नीचे ऑप्टिमम से नीचे चला गया तो वो एक कहलाएगा आपका हाइपो। हम आपको बस समझाने के पर्पज से ये 3 वर्ड का एग्जांपल दे रहे हैं। तो वो जो ड्रग था हमारा सल्फोनाइल यूरियस, वो हाइपोग्लाइसेमिया कॉज कर सकता था, आपके ग्लूकोज को कम कर सकता था, और वो नॉर्मल इंडिविजुअल में भी प्रॉब्लम कॉज कर सकते थे। लेकिन उसकी तरह हमारे जो आज के ड्रग हैं बाइगुआनाइड ये नहीं है। सो अनलाइक सल्फोनाइल यूरियस दे डोंट कॉज हाइपोग्लाइसेमिया इन नॉन डायबिटिक पेशेंट। ऐसे पेशेंट जो कि नॉन डायबिटिक हैं उनको अगर ये ड्रग दिया जाता है तो ये हाइपोग्लाइसेमिया कॉज नहीं करेंगे। इवन इन पेशेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 ये उतना ज्यादा भी इफेक्ट आपके ग्लूकोज के लेवल को कम नहीं करते हैं एज कंपेयर टू सल्फोनाइल यूरियस। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ये देखिए, they don't cause the insulin release, they don't cause the insulin release, but the presence of insulin is must for their action, as like अनलाइक सल्फोनाइल यूरियस ये इंसुलिन के रिलीज को कॉज नहीं करते, लेकिन इनकी एक्टिविटी को परफॉर्म होने के लिए कम से कम कुछ मात्रा में इंसुलिन का प्रेजेंस होना जरूरी है। अब इस लाइन का हम क्या मतलब निकाल सकते हैं? पहली लाइन तो आपको क्लियर हो गई, दूसरी लाइन का क्या मतलब है? ऐसा कंडीशन जहां पे पैनक्रियाटोमी की सिचुएशन हो गई हो, यानी कि किसी भी रीजन अननोन की वजह से आपके पैनक्रियास को सर्जिकल प्रोसेस के थ्रू आपके बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया गया हो, डाइसेक्ट कर दिया गया हो, उसके केस में हम इस तरह के बाइगुआनाइड को यूज बिल्कुल भी नहीं
नहीं कर सकते। हम केवल ऐसे कंडीशन में बाइगोनाइड को यूज करेंगे जहां पे आपकी बॉडी भले ही कम मात्रा में लेकिन कुछ तो इंसुलिन बना रही होगी, और ऐसी पॉसिबिलिटीज केवल टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में है, क्योंकि टाइप 1 में देयर इज एब्सोल्यूट एब्सेंस ऑफ इंसुलिन। सो इसको हम यूज करेंगे तो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के केस में बात करेंगे। टाइप 2 का दूसरा नाम आपको काफी कुछ समझने में मदद करेगा, इसलिए अगर आप किसी भी वर्ड के 2 या 2 से अधिक नाम होते हैं तो उनके आप पहले नाम से ज्यादा दूसरे और तीसरे नाम पे फोकस करें, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स एग्जाम में आपके लिए ट्रिकी हो सकते हैं। सो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस का दूसरा जो नाम था वो था आपका नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, या इसी का एक और नाम है जिसको हम बोल सकते हैं आपके जो जुवेनाइल जॉन्डिस था उसी का उल्टा इसको बोल सकते हैं एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटस। तो ये चीजें भी आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि ये कुछ पॉइंट हैं ऐसे जो कि आपको याद रखे जा सकते हैं मेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दे प्रोड्यूस इंसुलिन लाइक इफेक्ट। नाउ इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का एक हल्का सा इंडिकेशन इसी लाइन से मिल रहा है, दे प्रोड्यूस इंसुलिन लाइक इफेक्ट। दीज आर नॉट इंसुलिन, नेवर, दीज आर not insulin, but they are giving their action as like insulin, so they reduce the level of glucose, क्योंकि ये इंसुलिन जैसा काम कर रहे हैं। So दूसरा इनका जो एक और एक्टिविटी है, they reduce the weight, ये कुछ हद तक आपके वेट को भी लॉस करते हैं, because they cause anorexia। एनोरेक्सिया की अलग अलग डेफिनेशन है, बट एक कॉमन जो एक्सेप्टेड टर्म्स का मीनिंग है वो ये कहता है इट इज अ कंडीशन इन विच देयर इज अ लॉस ऑफ एपेटाइट। मतलब किसी पर्टिकुलर पर्सन की भूख का, एपेटाइट का खत्म हो जाना, ये एनोरेक्सिया कहलाता है। कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में ये वर्ड को एक्सप्लेन किया गया है, जो ओवर ओबेस हो जाने की टेंशन में, डर में, एंजाइटी में रहते हैं, तो ये भी उस कंडीशन को बिलोंग कर सकते हैं। पर साधारण भाषा में बात करें तो भूख का ना लगना एनोरेक्सिया कहलाता है, लॉस ऑफ एपेटाइट। कमिंग टू द मेन पॉइंट ऑफ दिस व्हाइट बोर्ड प्रेजेंटेशन, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जो हमारे बाइगोनाइड हैं इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का, या ये एकदम यूं कहा जाए कि एग्जैक्टली व्हाट इज द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये किसी भी बुक में क्लियरली नहीं कहा गया है। हर बुक में ये चीजें पॉइंट आउट की गई हैं कि दीज आर द एक्सपेक्टेड या पॉसिबल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फॉर द बाइगोनाइड। तो हमने इसके लिए केडी त्रिपाठी और आपका पद्मजा उदय कुमार और पी जगदीश प्रसाद, इन तीनों की बुक को मिला करके एक समराइज वे में जो आपके वेल एक्सेप्टेड पॉसिबिलिटीज थी इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को, उनको सिंपल लैंग्वेज में 1-to-1 के फॉर्म में आपके लिए लेकर के आए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, तो फर्स्ट वन क्या कहता है, दे इनहिबिट द हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस बाय एक्टिवेटिंग द AMPK एंजाइम। दिस इज द मेन पॉसिबल एक्शन फॉर द बाइगोनाइड्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, ये आपके हिपेटिक में ग्लूकोनियोजेनेसिस को कम करते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस के बारे में हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे हमारी बॉडी आपके स्टार्च, आपके कार्बोहाइड्रेट को यूज ना करके अदर सोर्स को यूज करते हुए, प्रिकर्सर को यूज करते हुए आपके लिए ग्लूकोज को बनाना स्टार्ट करती है। तो अगर हम इसी प्रोसेस को इनहिबिट करेंगे तो डेफिनेटली वो कोई भी प्रोसेस हो आपके लिए ग्लूकोज का बनना कम हो जाएगा, और ग्लूकोज का बनना कम होना भी आपके टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के ट्रीटमेंट की मेथड की और एक कदम आगे बढ़ाना भी समझ सकते हैं, क्योंकि हमारा अल्टीमेट जो ऑब्जेक्ट है किसी भी तरह के ओरल एंटी हाइपर ग्लाइसेमिक ड्रग यूज करने के पीछे वही है कि आपके ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को ऑप्टिमम लेवल पे लेकर के आए। दूसरा, ये कैसे काम करते हैं, अगर ठीक है चलिए कि आपके हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस को कम करते हैं, लेकिन कैसे ये अफेक्ट करते हैं आपके AMPK जो एंजाइम है इनको कम करके, तो ये उनके काम करने का एक तरीका हुआ। कमिंग टू द नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, दे इनहिबिट द ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन। ये भी याद रखिएगा, जब कभी भी हम कोई फूड लेते हैं, ये फूड अकॉर्डिंग टू देयर नेचर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाने के बाद कैटाबॉलिज्म प्रोसेस के थ्रू डिफरेंट कंपोनेंट में ब्रेक होते हैं। इन कंपोनेंट में कुछ ऐसे प्रिकर्सर होते हैं जो किसी न किसी एक दूसरे फॉर्म को बनाने का काम कर रहे होंगे। अगर हम डायबिटीज के केस में बात करते हैं तो ग्लूकोज हमारा मेन प्रॉब्लम है, ग्लूकोज की लेवल का एक्सेसिव बढ़ जाना। तो जो हमारे फूड हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है, वो आगे जाके कन्वर्ट होंगे ग्लूकोज में, और ये ग्लूकोज हमारे इंटेस्टाइन से अब्सॉर्ब होकर के हमारे ब्लड में पहुंचेंगे। अगर ये ब्लड में पहुंचे हुए ग्लूकोज हमारे इंसुलिन के द्वारा यूज कर लिए जाते हैं ताकि ये हमारे सेल की एक्टिविटी को परफॉर्म करने में मदद करें, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यूटिलाइज्ड हो जाएंगे, अपटेक हो जाएंगे। लेकिन एक ऐसा सिचुएशन जहां पे इंसुलिन नहीं के बराबर बन रहा हो या कुछ और रेजिस्टेंस कॉज हो गए हों, उनके केस में ये जो आपका डाइट से आने वाला ग्लूकोज है वो आपके ब्लड में वाया इंटेस्टाइन स्टोर होता रहेगा, और यही हमारे लिए डायबिटीज का कारण बनेगा।
तो मेन पॉइंट यहां पे क्या है कि अगर हम इसके एब्जॉर्प्शन को इंटेस्टाइन से अफेक्ट कर दें, कम कर दें, जो इलाज लिखा हुआ है, तो जब इनका एब्जॉर्प्शन ही कम होगा तो डेफिनेटली इनके जो ब्लड में अवेलेबिलिटी होगी वो भी कम हो जाएगा। एनी हाउ आप इसको मैनेज कर पाएंगे, ग्लूकोज के लेवल को थोड़ा सा फ्लक्चुएट करके डाउन साइड पे लेकर के आएंगे। तो ये उनके एक काम करने का दूसरा तरीका हो गया। आज का पूरा वीडियो पॉइंट टू पॉइंट है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तीसरा पॉइंट कहता है दे इंक्रीज द पेरिफेरल अपटेक ऑफ ग्लूकोज इन टिश्यू इन प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन। वही बात को दोबारा अच्छे तरीके से समझाया गया इस लाइन में कि दे इंक्रीज द पेरिफेरल अपटेक। यहां पे पॉज ले लीजिए एक, ये जो हमारी पेरिफेरल टिश्यूज है, इन पेरिफेरल टिश्यू का मेन काम यही था कि वो आपके ब्लड में प्रेजेंट ग्लूकोज को विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन यूज करें, यूज करने के बाद एनर्जी प्रोड्यूस करें वाया माइटोकॉन्ड्रिया, और इस एनर्जी का यूज आपकी बॉडी के डिफरेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को परफॉर्म करने में हो सके। लेकिन ये जो चीजें हैं वो पॉसिबल तभी होंगी जब इंसुलिन होगा, और जैसा मैंने पहले लाइन में कहा कि इनकी एक्टिविटी के लिए इंसुलिन का होना मस्ट है। ऑल्दो दे डू नॉट इनिशिएट द सीक्रेशन ऑफ इंसुलिन, बट for their basic activity the presence of insulin is must. That is why in the third point we have saying that they increase the uptake or utilization of glucose in peripheral tissue in the presence of insulin, so that the level of glucose may be reduced via the help of insulin. That is the main point of this word. So इसके साथ साथ आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है they increase the glucolysis in tissue. The fourth point is increase glycolysis in tissue. इसका क्या मतलब हुआ, ये आपके टिश्यूज में इस तरह के ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को फैसिलिटेट करते हैं ताकि इनका यूज एनर्जी के प्रोडक्शन में हो सके। अब चूंकि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा मतलब ग्लूकोज की अवेलेबिलिटी धीरे धीरे कम होगी, हमारे सेल्स इनको यूज कर पाएंगे। दैट इज व्हाई ये भी इनडायरेक्टली आपके ब्लड में प्रेजेंट ग्लूकोज के लेवल को कम करके उसको मेंटेन करने का काम कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, दे इनहिबिट और दे रिड्यूस द प्लाज्मा ग्लूकागॉन लेवल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? देखिए ग्लूकागॉन जस्ट ऑपोजिट है आपके इंसुलिन से। इंसुलिन का काम होता है आपके ब्लड में प्रेजेंट ग्लूकोज के लेवल को कम करना, और ग्लूकागॉन का काम होता है आपके ब्लड में कमी हो गई होगा ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज की कमी को पूरा करके ग्लूकोज की अवेलेबिलिटी को आपके ब्लड में बढ़ाना। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट इफेक्ट शो करते हैं और दोनों एक दूसरे के लिए फीडबैक मैकेनिज्म के हिसाब से काम करते रहते हैं। तो ये क्या करता है, दे डिक्रीज द प्लाज्मा ग्लाइकोजन लेवल, ग्लूकागॉन लेवल। तो अगर ये प्लाज्मा में ग्लूकागॉन के लेवल को कम करते हैं तो ये एक ऐसे हार्मोन के लेवल को कम कर रहे हैं जिसका काम था कि वो आपके ब्लड में ग्लूकोज की अवेलेबिलिटी को सुनिश्चित करे, एकदम एश्योर करे। तो जो चीज ग्लूकोज की अवेलेबिलिटी को बढ़ाने में मदद करता है, अगर हम उसी चीज को घटा दें तो पक्का रिजल्ट क्या होगा हमारा, कि वो ये होगा कि ग्लूकोज की कमी अब धीरे धीरे होने लगेगी, क्योंकि जो कोई पर्टिकुलर पर्सन बढ़ा रहा था हमने उसको हटा दिया। और ये काम कर रहे हैं आपके बाइगोनाइड, एग्जांपल की बात करते हैं तो मेटफॉर्मिन। तो ये उनका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट इनका जो एडवांटेज कह लीजिए, ये मैकेनिज्म तो नहीं है लेकिन एक एडवांटेज साथ में है, वो ये कि दे रिड्यूस द एपेटाइट, ये भूख को कम करते हैं। इसके दो इफेक्ट निकल सकते हैं अगर आप बात करेंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो पहला रीजन, अगर ये भूख को कम करेंगे तो आप कम खाएंगे, अगर आप कम खाएंगे तो आपके जो बॉडी में कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस है उनकी जो अवेलेबिलिटी है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज वो भी कम होगा। हम यहां पे बात करना चाहेंगे साफ साफ कि these are the possible mechanism of action, इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं है। और ये जो लाइन है आपका एपेटाइट वाला, वो इससे हम समराइज करके एक अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका क्या मैकेनिज्म एक्शन हो सकता है। मे बी इट इज राइट और मे बी इट इज रॉन्ग, बट मोस्ट ऑफ द केस इट इज राइट इन डिफरेंट बुक्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एपेटाइट की। तो जैसा मैंने बताया भूख कम होगी तो अवेलेबिलिटी भी कम होगी। दूसरा, आपने जब डायबिटीज के पहले पॉइंट को देखा होगा, पहले पार्ट को, तो आपने ये भी जाना है कि डायबिटीज के पीछे का जो मेन कॉज है, उनके कई कॉज में से ओबेसिटी भी एक इंपॉर्टेंट कॉज हो सकता है। तो ओबेसिटी की वजह से जो आपके फैट डिपॉजिट होंगे वो आपके इंसुलिन के रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे। सेंसिटिविटी ऑफ पेरिफेरल टिश्यू फॉर द इंसुलिन, इनको भी अफेक्ट करके कम करने का काम करेंगे। इनका पूरा जो संबंध है वो आपके ओबेसिटी से है, और ओबेसिटी का डायरेक्ट मतलब होता है मोटापा, जो कि आपके अनहेल्दी डाइट या नॉन स्टॉप ईटिंग क्रेविंग की वजह से होते हैं। तो अगर हम आपके एपेटाइट को कम कर दें तो आप अपने डाइट में भी उन चीजों को धीरे धीरे कम करना शुरू करेंगे जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके ग्लूकोज के बनने या फिर आपके इंसुलिन के रिसेप्टर को रेजिस्टेंस कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। तो इस तरीके से हम इनको भी इनडायरेक्टली अनकंफर्मेटरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। Coming to the next note, that is important, that is very important, you should remember this for the GPAT and the tough competition exam.
सो द नोट इज द यूज ऑफ मेटफॉर्मिन। अभी तक आपने देखा कि ये आपके लिए डायबिटीज के खास करके टाइप 2 के लिए यूजफुल हो रहे हैं। इनका एक यूज और है, द मेटफॉर्मिन हैज फाउंड टू बी इफेक्टिव इन इंप्रूविंग द ओव्यूलेशन एंड फर्टिलिटी इन सम इनफर्टाइल वुमेन विद पॉलीसिस्टिक ओवरी। इस पूरे लाइन को हमने लंबा लिखा है ताकि आपको इसको समझने में आसानी हो। सीधा सीधा शॉर्ट में बात करें तो जो मेटफॉर्मिन है इसका यूज ऐसे वुमन को फर्टाइल कराने के लिए, उनके ओव्यूलेशन को बढ़ाने के लिए भी यूज करते हैं जिनकी फर्टिलिटी की प्रॉब्लम, जिनके में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम जनरेट हुई है और उसके पीछे का कारण जो हमारा है वो है पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। तो पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज की वजह से उनका अगर ओव्यूलेशन कम हुआ है या कुछ अलग तरह की इनफर्टिलिटी डेवलपमेंट हुई है तो उसको ठीक करने में भी जो हमारा मेटफॉर्मिन है वो एक काफी अच्छा सिग्निफिकेंट इफेक्ट दिखा चुका है। और ये जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है फॉर दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ नोट, इसे हमने लिया हुआ है केडी त्रिपाठी के लेटेस्ट यानी कि 8th एडिशन से। कमिंग टू द नेक्स्ट हेडिंग दैट इज एडवर्स इफेक्ट। ऐसे कौन कौन से इफेक्ट हैं जिनको अगर हम ये मेटफॉर्मिन लेते हैं तो देखने को हमको मिल सकता है। दीज आर वेरी कॉमन, ऑल्दो क्योंकि डेंजरस टाइप के सीवियर आपके साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं। आपको मिलता था फेनफॉर्मिन के साथ में, तो जिन्हें ही हमने 2003 से इंडिया में बैन कर दिया गया है। तो मेटफॉर्मिन से जुड़े हुए कुछ कॉमन से साइड इफेक्ट इस तरीके से हैं। पहला है आपका एब्डोमिनल पेन। आपकी एब्डोमिनल कैविटी में थोड़े थोड़े पेन जनरेट हो सकते हैं, डिस्कंफर्ट हो सकता है आपको। दूसरा है एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया के बारे में हमने आपको पहले ही बताया कि आपको भूख की थोड़ी सी कमी होनी शुरू हो जाएगी। और उसके बाद जो तीसरा है नोजिया, इट इज द फीलिंग ऑफ वोमिटिंग बट नॉट एग्जैक्टली वोमिटिंग। तो आप इसके बारे में बहुत कॉमन तरीके से जानते हैं, लगभग हर एक के ड्रग के साइड इफेक्ट में आप इसको यूज करते होंगे। तो ये आगे बढ़ते हैं। मेटालिक टेस्ट, आपके माउथ में, आपके मुंह में एक मेटल का टेस्ट आने लगेगा। ऑल्दो ये चीजें एग्जैक्टली हम समझा नहीं पाएंगे टेस्ट को, लेकिन एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं, कभी आपने कभी किसी जगह का हैंडपंप का पानी अगर पिया होगा तो आपके मुंह में आयरन की टेस्ट आने लग जाती है। तो आयरन इज अ मेटल और वो मेटालिक टेस्ट है। एग्जैक्टली यही होगा नहीं, लेकिन उसी तरह का मेटालिक टेस्ट आपके मुंह में आने लगेंगे। ये तब भी होता है जब आप आयरन के एक्सेसिव टैबलेट लेते हैं। तो यहां पर मेटफॉर्मिन भी किसी तरह के मेटालिक टेस्ट को कॉज कर सकता है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, माइल्ड डायरिया। ये थोड़े से माइल्ड डायरिया को कॉज कर सकते हैं, लूज मोशन को इनिशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विटामिन B12 डेफिशिएंसी। ये भी आपके लिए एक नई जानकारी हो सकती है कि ये विटामिन B12 की कमी कॉज कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट एसोसिएटेड साइड इफेक्ट हो गया हमारे बाइगुआनाइड और आपके मेटफॉर्मिन के थ्रू। नेक्स्ट वन, द कॉन्ट्राइंडिकेशन। ये तो हो गए साइड इफेक्ट जो कि उतने डेंजरस नहीं होते हैं, क्योंकि साइड इफेक्ट मतलब एक ऐसा इफेक्ट जो कि आपको पहले से मालूम है। अगर आप इस ड्रग को लेने वाले हैं तो आपको लेने के बाद ये चीजें मिलेंगी। दीज आर द साइड इफेक्ट एंड दीज आर नॉट एज डेंजरस एज अदर टॉक्सिक इफेक्ट। बट नेक्स्ट पॉइंट है आपका कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का वर्ड ही साधारण सा है, कॉन्ट्रा और इंडिकेशन, यानी कि एक ऐसा कंडीशन जहां पे हम दो या दो से अधिक चीजों को आपस में यूज नहीं कर सकते, ऐसा ही कंडीशन को हम कहते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो हमारा मेन ड्रग जो हमारा आज का है वह आपके बाइगुआनाइड, मेटफॉर्मिन, तो इनको किस और ड्रग की कैटेगरी के साथ हम यूज नहीं कर सकते वो आप देख लीजिए। इनको हम यूज नहीं कर सकते एक ऐसे कंडीशंस में जो कि रीनल फेलियर के कारण से जनरेट हो रहा हो। रीनल फेलियर की केस में हम इस तरह के मेटफॉर्मिन को यूज नहीं कर सकते। आपके जो कार्डियक डिजीज हैं उनके केस में हम इसको यूज नहीं कर सकते, और आपके जो लीवर में प्रॉब्लम है, हेपेटिक डिजीज है, इनके केस में भी हम यूज नहीं कर सकते। या अगर यूज करना है तो बहुत ही प्रिकॉशनरी विद द कंप्लीटली गाइडेंस ऑफ मेडिकल सुपरविजन ऑफ प्रैक्टिशनर्स के थ्रू ही किया जा सकना चाहिए। ये अलग अलग कंडीशन है, दिस मे बी वेरिएबल फॉर द इंडिविजुअल पर्सन, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो इनके साइड इफेक्ट हैं वो ऑलमोस्ट कॉमन है। सो फ्रेंड, आज के वीडियो में हमने एकदम सीधा 1-to-1 के फॉर्म में बात किया, डायरेक्ट बात किया आपके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बाइगुआनाइड और उसके अंदर मेटफॉर्मिन का। आज के डिफरेंस के बारे में हमने आपको बताया कि हमने 3 बुक को यूज किया हुआ है, केडी त्रिपाठी, पद्मजा उदय कुमार और पी जगदीश प्रसाद की बुक से। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हम आपको एक जानकारी और देना चाहते हैं कि अगर आप कोई भी चीजों के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं कि किसी भी नोट्स को हमारे फेसबुक के ग्रुप से कैसे डाउनलोड करें, तो प्लीज इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको काफी कुछ लिंक मिलेगा। उस लिंक में आपकी काफी कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।